मेरा विवाह तय हो गया था। माँ ने बहुत कोशिशों के बाद एक रिश्ता ढूंढा था। इससे पहले मैंने जब भी किसी लड़की को पसंद किया, उनके परिवार वाले उचित दहेज देने में असमर्थ रहते थे और मेरी माँ उस रिश्ते से इनकार कर देती थी। इस बार मेरी माँ ने जिस लड़की को चुना वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, लेकिन दहेज में गाड़ियों में भरकर सामान लाई थी। उसका नाम सारिका था। हालांकि वह साधारण रूप रंग की थी, लेकिन उसके माता पिता एक चमचमाती नई गाड़ी भी दे रहे थे। ऐसा कीमती मौका भला कौन व्यक्ति गंवाना चाहता। खैर, मैं दूल्हे के रूप में बैठा था। सारिका भी उस दिन अच्छी लग रही थी। मैंने मन ही मन में ईश्वर का धन्यवाद किया कि उसका कुछ तो रूप सामने आया, वरना मेरे बॉस के सामने मेरी इज्जत में कमी आती। मैं एक प्रसिद्ध कंपनी जलाल और सन्स में काम करता था, जो दूर दूर तक मशहूर थी। मैं खुद भी अच्छी कमाई कर लेता था। वह कंपनी अपने कर्मचारियों को बेहतरीन वेतन देती थी। मैंने अपने बॉस जलाल साहब और उनके परिवार को भी आमंत्रित किया था। जलाल साहब और उनके 2 बच्चे अमित और माया आए। उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं अपने बॉस से मिलने के लिए मंच से नीचे उतरा। बॉस और उनके बेटे अमित ने मुझे गर्मजोशी से गले लगाया, जबकि उनकी बेटी माया ने मेरा हाथ थामकर बधाई दी। माया का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था। मैं तो उसे बस देखता ही रह गया। वह भी बड़ी बेबाकी से मुझे देख रही थी। उन सबसे मिलकर मैं वापस मंच पर आ बैठा। मेरा सारा ध्यान माया पर केंद्रित था और वह भी मुस्कुरा मुस्कुराकर मुझे ही देखती रही। उस पूरी समारोह में मुझे माया के अलावा कोई दूसरा नजर ही नहीं आया था। हमने आंखों ही आंखों में बहुत सी बातें कह सुन ली थीं। समारोह अपने समापन पर पहुंचा। जैसे ही मैं मंच से उतरा, माया ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक सुनसान जगह पर ले गई। उसने बिना किसी झिझक के सीधे शब्दों में कहा, कबीर, मैं तुमसे आज और अभी शादी करना चाहती हूँ। वह एक पल के लिए रुकी और फिर बोली, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस शादी के लिए तुम्हें इसी समय अपनी पत्नी सारिका को तलाक देना होगा। फैसला खूब सोच समझकर करना। इतना कहकर उसने मेरा हाथ छोड़ा और चली गई। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ा, जहां सजी संवरी सारिका बैठी थी। वह मुझसे शर्माकर आंखें झुकाए हुए थीं, जबकि मैं इस उधेड़बुन में था कि किसके पक्ष में फैसला करूं। मैंने एक पलड़े में सारिका के माता पिता का दिया हुआ दहेज रखा, जो कुछ लाख का था, और दूसरे पलड़े में माया की करोड़ों की संपत्ति। फैसला तो साफ था। माया का पलड़ा ज्यादा भारी था। अब मैं बस यह सोच रहा था कि सारिका से जान कैसे छुड़ाऊं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। मैं बड़े ध्यान से सारिका का जायजा ले रहा था। मेरी नजरें खुद पर पाकर वह और भी सिमटती जा रही थी। काफी देर बाद मैंने उससे कहा, उठो, मुंह धोकर आओ। अपने चेहरे पर लगा हुआ यह बनावटी नकाब उतारो। मेरी सख्त आवाज सुनकर उसने सिर उठाकर मुझे बड़ी हैरानी से देखा। उसकी आंखों में शिकवा भी था और दुख भी, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। क्या तुम्हें समझ नहीं आया? जल्दी करो। वह बेचारी मुश्किल से उठकर शौचालय की ओर गई। उसने काफी समय लगाया। जब वह वापस आई तो उसकी आंखें लाल थीं। वह अपनी इस बेइज्जती पर रोकर आई थी। फिर भी मैंने कोई दया नहीं खाई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटता हुआ बाहर ले आया। देखो लोगों, मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। इतनी सुंदर दुल्हन दिखाकर ये बदसूरत सारिका मेरे पल्ले डाल दी गई है। मेरी बातें सुनकर मेरी माँ परेशान होकर मेरे पास आई। ये क्या तमाशा लगा रखा है? मैंने माँ के कान में फुसफुसाया। माँ, ये माया की करोड़ों की संपत्ति है और वह जलाल साहब की बेटी है। माँ मुस्कुराकर बोली, अच्छा तो फिर अपना नाटक जारी रखो। मैंने एक पल की भी देर किए बिना सारिका को तलाक दे दिया। तलाक का शब्द सुनते ही वह बेहोश होकर गिर गई। बहुत से लोग आगे बढ़े और उस पर पानी छिड़का। इसी बीच माया आगे आई और बोली, मैं तुमसे शादी करूंगी कबीर। सब लोग सन्न रह गए। बॉस जलाल साहब आगे बढ़े और बोले, माया घर चलो। ये बिल्कुल संभव नहीं। मैंने उस शाम बॉस की बेबसी को ध्यान से देखा। उनकी आंखें भी नम हो चुकी थीं, मगर वह चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। माया का भाई अमित अपने पिता को दिलासा दे रहा था। जलाल साहब ने बेटे के कान में कुछ कहा और वह आगे बढ़ा और बोला, चूंकि सारिका की अभी विदाई नहीं हुई थी, इसलिए उस पर इद्दत, इस्लामी धार्मिक शब्द, यहाँ अनुपयुक्त है, इसलिए इसके बदले अवधि का प्रयोग होगा। लागू नहीं होती। अगर सारिका और उसके माता पिता को कोई आपत्ति न हो तो मैं उसे वह सम्मान देना चाहता हूँ जो कबीर उसे नहीं दे पाया। मेरे मन में आया कि मैं अमित के मुंह पर एक मुक्का मार दूं। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह मेरी छोड़ी हुई लड़की को उस घर में ब्याह कर ले जाए जहां मैं खुद जा रहा था। सारिका के माता पिता को यह मौका एक वरदान से कम नहीं लगा और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी।
इस तरह देखते ही देखते हम दोनों का विवाह हो गया। माया मेरी हुई और अपमानित हुई सारिका अमित की हो गई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि हर कोई हैरान रह गया। मैं जलाल साहब का दामाद बन गया। कुछ रस्में हुई और उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया और सारिका अमित के कमरे में चली गई। मुझे यह नहीं मालूम कि अमित ने उस रात सारिका को स्वीकार किया था या नहीं। मुझे बस ये पता था कि माया एक ही मुलाकात में मेरी दीवानी हो गई थी। वह मुझ पर फिदा थी और मेरे नखरे उठा रही थी। अगली सुबह मैं और माया बहुत खुशी खुशी भोजन कक्ष में पहुंचे। हम दोनों खुशी से बातचीत कर रहे थे, जबकि अमित और सारिका बुझे बुझे और खामोश थे। मुझे उनकी यह हालत देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। मुझे उम्मीद थी कि जलाल अंकल मुझसे बात नहीं करेंगे, मगर वह बड़े सामान्य तरीके से मुझसे बातचीत कर रहे थे, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। उनकी यह हालत देखकर मैं समझ गया कि वह अपनी मनमानी करने वाली बेटी के हाथों की कठपुतली हैं। और मजे की बात यह थी कि उनकी बेटी मेरी पकड़ में थी। अब वह दिन दूर नहीं था जब इस महान व्यापार में मेरे भी हिस्से होने वाले थे। शादी के 2 हफ्ते बाद मैंने दफ्तर जाना शुरू कर दिया, जबकि अमित तो शादी के बाद से ही घर पर था। सारिका हर पल उदास रहती, न जाने क्यों उसकी उदासी मुझे बहुत मजा देती थी। मैंने यह भी ध्यान दिया कि माया सारिका के सामने मुझे ज्यादा सम्मान देती है। मेरे लिए यह भी एक गर्व की बात थी। मैं नए नए कपड़े खरीद रहा था, सैर सपाटे के लिए कभी कहीं जा रहा था तो कभी कहीं और। मेरी शख्सियत पहले भी आकर्षक थी, मगर अब धन की प्रचुरता ने मुझे और भी निखार दिया था। लोग अब मुझे सम्मान की नजर से देखते थे। आखिर मैं जलाल साहब का दामाद जो था। पहले तो दिन बहुत सुखद गुजर रहे थे। मुझे मालूम नहीं था कि एक बुरा दिन मेरी चाल ही पलट देगा। हुआ यूं कि एक दिन मैंने सारिका को बहुत उदास देखा। अमित जब घर में दाखिल हुआ, वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। अमित भी उससे बहुत प्यार से मिला। फिर वह दोनों अपने कमरे में चले गए। मैं सोचता ही रह गया कि उन दोनों में इतनी नजदीकी कैसे पैदा हो गई। सारिका कैसे खुश दिख सकती है। खुश होने का तो सिर्फ मुझे हक है। मुझे न जाने क्यों सारिका से ईर्ष्या महसूस होने लगी। रात को जब वह कमरे से निकली तो सीधे रसोई में चली गई। मैं भी सबसे छिपकर रसोई में घुस गया। वह चाय बना रही थी। सारिका, तुम्हें अमित से शादी करके क्या मिला? तुम तो अपने जैसे किसी साधारण लड़के के साथ ही अच्छी लगती। फिर देखो, वह तुम्हें समय भी नहीं देता और न ही तुम्हारा ख्याल रखता है। तुम जानती हो दफ्तर में उसका कितनी लड़कियों के साथ रिश्ता चल रहा है। उसने मेरी बातों को नजरअंदाज करके चाय बनाती रही, यानी मैं उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता था। उसने तो मुझे जवाब तक देना उचित नहीं समझा। उसी समय माया पानी लेने रसोई में आ गई। उसने हम दोनों को यूं अकेले देखकर न जाने क्या सोचा। वह मुझे कमरे में ले गई और बहुत चिल्ला पुकार की। जिस गड्ढे में अमित को गिराना चाहता था, उसमें खुद गिर गया। माया मुझ पर शक करने लगी थी। वह यही समझी कि मैं सारिका के पीछे हूं। माया ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैं उसकी मिन्नतें करता रहा। 2 हफ्तों बाद कहीं जाकर माया का मुंह ठीक हुआ। फिर हम दोनों दुबई चले गए। वहां से 2 हफ्ते बाद लौटे तो घर का नजारा ही बदल चुका था। अमित और अंकल तो सारिका पर जान छिड़कते थे। कर्मचारियों पर उसका प्रभाव था। हर चीज उसके आदेश से ही हो रही थी। मैं यह सब बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था, मगर क्या करता। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि माया ने मुझे सिर से उतारकर जूती की नोक पर रखना शुरू कर दिया था। वह छोटी छोटी बात पर मेरी बेइज्जती करती। मैं बस गुस्से के घूंट पीकर रह जाता। गुस्सा तो मुझे भी आता, मगर मैं शांत रहता। अभी से अगर मैं माया को गुस्सा दिखाता तो फिर अमीर बनने का सपना बस सपना ही रह जाता। अभी तक माया ने मेरे नाम 1 रुपया भी नहीं किया था। जब भी मैं उससे किसी चीज की मांग करता, वह मुझे 2 कौड़ी का कर देती। मैंने सारिका की एक बात नोट की थी। वह अमित को बहुत सम्मान और आदर देती थी। माया ने अब यह तरीका अपना लिया था कि जैसे ही वह सारिका को देखती, वह मुझ पर हमला कर देती, बात बात पर झिड़कती। एक रात तो माया ने मुझे कमरे से ही निकाल दिया और फिर यह रोज का नियम बन गया। जब भी माया का मूड खराब होता, वह मुझे कमरे से निकाल देती। मैंने उसके इस बदलते रवैये की वजह पूछी तो उसने साफ साफ कह दिया, तुमसे मेरा मन भर गया है। मुझे उसकी बात बड़ी अजीब लगी। क्या इंसानों से भी मन भर जाते हैं? मैं तो फिर भी उसका पति था। एक दिन मेरी और माया की बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई। वह गुस्से में घर से बाहर चली गई। मैंने भी गुस्से में कमरे की हर चीज तोड़ डाली। फिर मूड को जरा बेहतर करने के लिए मैं भी बाहर निकल गया और एक बेहतरीन पिज्जा हट चला गया। मैं बैठा अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहा था जब अचानक मेरी नजर किसी पर पड़ी। मैं हंसना भूल गया। मेरी सांसें थम गईं। वह माया थी। और उसके साथ कौन था? मैं उसे पहचान नहीं पाया। माया किसी लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। वो बार बार उसके कंधे पर सिर रख देती थी। मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं गुस्से में माया की तरफ बढ़ा। यह क्या बेहूदगी है माया? वह चौंक कर मेरी तरफ देखी।
उसकी नजरों में बस नफरत ही नफरत थी। आराम से, इतना कहकर वह फिर से उस लड़के की तरफ ध्यान देने लगी थी। आखिर क्यों? मैंने आगे बढ़कर माया को हाथ से पकड़ लिया। वह मुझसे इस चीज की उम्मीद नहीं कर रही थी। उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर मुझे रेस्तरां से निकाल दिया। इतना ही काफी नहीं था, वह घर आकर भी मुझ पर बहुत चिल्लाई। अंकल और अमित हैरानी से मुझे देख रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। इसलिए नहीं कि ऐसी बात सुनकर माया उनके दिल से उतर जाएगी, बल्कि सिर्फ इसलिए कि उनकी नज़र में मेरी इज्जत बनी ही रहे। मैं बहुत परेशान था। खेल शुरू होने से पहले ही मेरे हाथों से निकल गया था। मैं अभी माया से कुछ हासिल नहीं कर पाया था कि एक नया खिलाड़ी मैदान में आ गया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। रो धोकर मैंने माया को अपने प्यार का यकीन दिलाया। उसने मुझे माफ भी कर दिया और फिर हालात बेहतर होने लगे। मेरे सिर से एक भारी बोझ हट गया। मेरे हालात बेहतर हुए तो मैंने इधर उधर के हालात का भी जायजा लिया। सारिका ने पूरे प्रभाव से घर की जिम्मेदारी संभाली हुई थी। वह रानी बनी बैठी थी और यहाँ मेरी हालत कर्मचारियों से भी बदतर थी। मैंने मन में ठान लिया था कि जैसे ही माया मेरे पूरी तरह नियंत्रण में आ गई, सबसे पहले मैं सारिका का पत्ता साफ करूंगा। उन्हीं दिनों माया ने मुझे विश्व यात्रा पर जाने की खुशखबरी सुनाई। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। विश्व यात्रा का सपना मैं बचपन से ही देख रहा था। मैं और माया ने मिलकर खरीदारी की और एक दिन हम भारत से निकल पड़े। सबसे पहले हम दुबई पहुंचे। मैं बहुत खुश था, सब कुछ अच्छा जा रहा था, मगर माया ने एक बार फिर से मेरी दुनिया पलट दी। उसने होटल में अपने लिए और मेरे लिए अलग अलग कमरे बुक करवाए। मेरे इस सवाल पर उसने क्रेडिट कार्ड मेरे हाथ में थमा दिया और बोली, मैं दुबई में अपनी पहचान की खोज में आई हूँ। मैं यह तलाश करना चाहती हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी में तुम चाहिए भी हो या नहीं। ये क्रेडिट कार्ड तो महज एक रिश्वत है तुम्हारे मुंह आंख कान बंद रखने की। माया मुझे छोड़कर उस लड़के के साथ घूमती थी जिसे मैंने उसके साथ भारत में देखा था। मैंने यह कड़वा घूंट भी पी लिया। 3-4 देश तो वह लड़का हमारे साथ रहा, मगर फिर माया ने उसको भी छोड़ दिया। फिर नई यात्राएं और नए लड़के। लगभग 6 महीने की तकलीफ बर्दाश्त करके जब मैं भारत वापस पहुंचा तो अंकल मेरी शक्ल देखकर हैरान रह गए। उन्हें मुझ पर तरस भी आया था। उस रात मैंने माया से साफ साफ बात करने का फैसला किया। मैंने साफ साफ पूछ लिया, माया, मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या हैसियत रखता हूँ? उसका जवाब काफी कड़वा था। कबीर, क्या तुमने कभी मुझ जैसी बिगड़ी हुई रईसजादियों के बारे में नहीं सुना? हम रईसजादियां में गरीब सा लड़का चुनकर उससे शादी कर लेती हैं। वह लालची होता है। उसे जिंदगी से जो चाहिए होता है, सम्मान, दौलत और प्रतिष्ठा, हम वह दे देती हैं। शादीशुदा का टैग लगने के बाद हमें मनमानी करने की खुली इजाजत मिल जाती है और जो हमारे पति होते हैं वह बस नाम के ही पति रह जाते हैं। मेरी जिंदगी में भी तुम्हारा बिल्कुल यही स्थान है। उसने मेरे सामने एक भयानक सच्चाई रख दी थी। हमारा विवाह सिर्फ मेरी अय्याशी का आज्ञापत्र है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं शादीशुदा ना होती तो डैड मुझे यूं विश्व यात्रा पर जाने देते? नहीं ना। मैंने वहां कितने दोस्त बनाए और अगर तुमने कोई दखलंदाजी न की तो यही फर्ज तुम्हें जीवन भर निभाना है। मैं माया की बातें सुनकर चुपचाप उठकर बाहर चला गया। उसकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी थीं। मैं लॉन में बैठा चुपचाप आंसू बहा रहा था जब मुझे अंकल की आवाज सुनाई दी। कबीर, यहाँ लॉन में अकेले क्यों बैठे हो? क्या फिर से माया के साथ झगड़ा हुआ है? उनकी बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। फिर यूं ही रोते रोते मैंने अंकल को माया के बारे में सब कुछ बता दिया। वह उदासी से सिर हिलाते रहे और फिर बोले, तुमने हीरे की तलाश में हीरा ही गंवा दिया और जिस पत्थर को तुम हीरा समझ बैठे थे वह तो बस एक धोखा था। वह सच में सच कह रहे थे। फिर काफी देर चुप रहने के बाद बोले, माया 4 साल की थी जब उसकी माँ का निधन हो गया था। वह हर समय रोती रहती थी। मैंने और अमित ने उसे इतना प्यार दिया कि कोई हद नहीं। उसकी हर सही और गलत बात मानी, तब कहीं जाकर वह अपनी माँ का दुख मन से निकाल सकी थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी लाड़ प्यार में माया मेरे हाथ से निकल गई थी। उसने मेरी हर बात को ठुकराकर अपनी ही बात मानी। तुमसे शादी भी तो उसने मुझसे टकराकर की थी। मुझे पता था कि अमीर लड़कियां काफी बिगड़ी हुई होती हैं, तभी तो मैंने अपने बेटे की शादी सारिका से कर दी। अब देखो ना, वह कितना खुश है, ईश्वर की कृपा से, अल्हम्दुलिल्लाह की जगह। उनकी बात सुनकर मैंने लाउंज की तरफ देखा। वहां सारिका रानी बनी बैठी थी। सब कुछ उसके हाथ में था। उसने अपनी अच्छाई से सबको अपना बना लिया था और मैं न घर का रहा था न घाट का। हमारी शादी को 1 साल हो गया था। मैं और भी अकेला, परेशान और अवसाद का शिकार हो चुका था। माया के वही शौक थे। वह नए नए दोस्त बनाती, उनके साथ घूमती फिरती, फिर उनको भी छोड़ देती। कभी मेरे साथ हंसकर बात कर लेती तो कभी मेरी दुश्मन बन जाती। मैंने एक फैसला कर लिया था। मुझे लगा था माया मेरा फैसला सुनकर बहुत खुश होगी,
मगर वह तो परेशान हो गई। उसने मुझसे फैसला बदलने को कहा, मगर मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। मैंने उसे साफ साफ कह दिया, मैं तुम्हें तलाक देकर यहाँ से चला जाऊंगा। माया बोली, तुम्हें क्या परेशानी है इस घर में? नौकर चाकर सभी तो हैं। जहां तक मेरी यानी तुम्हारी पत्नी की बात है कि मैं तुम्हें समय नहीं देती या तुम्हारी इज्जत नहीं करती, तो जरा सोचो, तुमने औरत से शादी की ही कब है? तुमने तो पैसे से शादी की थी, जो तुम्हें मिल भी रहा है। अगर तुम्हें औरत चाहिए होती तो तुम सारिका को कभी न ठुकराते। कितना सच बोला था उसने। मुझे सच सुनकर खुद से नफरत हो गई। मैंने माया की मिन्नतों के बावजूद उसे तलाक दे दिया। वह मुझे हमेशा अपनी आजादी का जरिया बनाकर साथ रखना चाहती थी। उसने मुझे अपनी संपत्ति से एक पैसा भी नहीं दिया। मैं अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए माया के आगे हाथ फैलाता था। सारिका ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया था। मैं उसे बेटे की बधाई देने के बाद हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसने मुझे माफ तो कर दिया, मगर इस शर्त पर कि मैं किसी का दुख दर्द समझने वाला बनूंगा। मैंने वह नौकरी छोड़कर कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ली। मेरी माँ को भी सबका मिल चुका था। वह कहती थी कि हम सूखी रोटी खा लेंगे, मगर मेरा बच्चा मेरी नजरों के सामने रहे। मैंने माँ से अपने लिए किसी तलाकशुदा लड़की का रिश्ता ढूंढने को कहा था। माँ को आपत्ति थी, मगर मेरे जोर देने पर वह मान गई। इस तरह एक और तलाकशुदा लड़की अपने 2 बच्चों सहित मेरे घर में दुल्हन बनकर आ गई। उसका नाम था सभा और वह बिल्कुल सारिका की तरह आज्ञाकारी थी। मैंने सभा के बच्चों को अपने बच्चे समझकर उनके सिर पर प्यार का हाथ रखा। मेरी जिंदगी से सारी चिंताएं और उलझनें खत्म हो चुकी थीं। अब सुकून ही सुकून था। मेरी जिंदगी अब एक शांत नदी की तरह थी। सभा और उसके बच्चे रमेश और जारा मेरी दुनिया बन चुके थे। रमेश की उम्र 6 साल थी और जारा की 4। वे दोनों बहुत प्यारे और मासूम थे। मैं सुबह दफ्तर जाने से पहले उनके साथ खेलता और शाम को वापस आकर उन्हें कहानियां सुनाता। सभा का प्यार, वफादारी और सादगी ने मेरे दिल को पूरी तरह से सुकून दिया था। वह मुझे सम्मान देती, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखती और मेरे फैसलों का आदर करती थी। मेरी माँ भी सभा को बहुत पसंद करती थी और कहती थी कि कबीर की किस्मत में यही सुकून लिखा था। मैं अब अपनी नई जिंदगी में मग्न था। जलाल और सन्स की नौकरी छोड़कर मैंने एक छोटी लेकिन प्रतिष्ठित कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। वेतन कम था, मगर सुकून और संतोष ज्यादा था। एक दिन ऑफिस से वापस आते हुए मैंने एक मशहूर कॉफी शॉप के बाहर अपनी गाड़ी रोकी ताकि सभा और बच्चों के लिए कुछ ले जा सकूं। जब मैं कॉफी का ऑर्डर देकर वापस मुड़ा तो मेरी नजर अचानक एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। वह कोई और नहीं बल्कि अमित था। अमित के साथ उसका बेटा और सारिका भी थी। सारिका ने बहुत सुंदर सा लिबास पहन रखा था और वह अपने बेटे से बड़े प्यार से बातें कर रही थी। ये नज़ारा देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। मैं वहां से जाने ही वाला था कि अमित की नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने मुस्कुराकर मुझे आवाज दी, कबीर, तुम यहाँ? मैंने अमित के पास जाने में झिझक महसूस की, मगर उसकी आवाज सुनकर सारिका ने भी मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक पल के लिए भी कोई हैरानी या दुख नहीं था। वह मुस्कुराई और कहा, कबीर साहब कैसे हैं आप? अमित ने मुझे गले लगाया। तुम बहुत बदल गए हो, बहुत सुकून नजर आ रहा है तुम्हारे चेहरे पर। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कुराहट दी। फिर अमित ने मुझे बताया कि उनका बेटा, जिसका नाम हर्ष है, बहुत शरारती है। उसने अपने पिता की तरह एक बड़ा व्यापार शुरू कर दिया था, जो कि तेजी से तरक्की कर रहा था। हर्ष की कहानी सुनकर मेरे दिल में एक बार फिर वह पुरानी ईर्ष्या और पछतावा जागा, मगर मैंने उसे दबा लिया। इस मुलाकात के कुछ ही दिन बाद एक रात मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। सभा ने दरवाजा खोला और सामने एक बहुत ही खराब हालत में औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों के चारों ओर गहरे काले घेरे थे और उसके कीमती लिबास पर धूल और मिट्टी जमी हुई थी। वह कोई और नहीं, माया थी। कबीर, मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूं। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मैंने माया को एक पल के लिए ध्यान से देखा। ये वही माया थी जिसकी एक हंसी पर मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। मैंने उसे अंदर आने को कहा और वह कांपती हुई मेरे कमरे में आकर बैठ गई। उसने मुझे बताया कि उसके नए दोस्तों और बॉयफ्रेंड्स ने उसे धोखा दिया, उसकी सारी दौलत हथिया ली और फिर उसे असहाय छोड़ दिया। जलाल साहब उसके इस रवैये से इतने तंग आ चुके थे कि उन्होंने माया को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। अब माया एक पैसे की भी मालिक नहीं रही थी। मैं वापस अपने परिवार में जाना चाहती हूँ कबीर, मुझे माफ कर दो। उसने रोते हुए मेरे कदमों में गिरने की कोशिश की। मैंने उसे उठाया और उसका हाथ थामकर कहा, माया, अब मैं वह लालची कबीर नहीं रहा। मैंने सुकून को दौलत पर ज्यादा प्राथमिकता दी है, और वैसे भी तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम जाओ और जलाल अंकल से माफी मांगो। माया ने मेरी तरफ देखा।
उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण थी। उसने धन्यवाद किया और अगले दिन वहां से चली गई। अगले कुछ महीनों में मैंने माया के बारे में कुछ खबरें सुनी। उसने अपने पिता से माफी मांग ली थी और अमित और सारिका ने उसे एक मौका दिया। वह अब एक सादगी भरी जिंदगी जी रही थी। उसने एक गैर सरकारी संगठन में नौकरी कर ली थी, जो कि गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती थी। माया की यह तब्दीली मुझे हैरान कर गई। उसे देखकर मुझे एहसास हुआ कि इंसान को अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलना चाहिए, और वह सच्चाई जिससे मैं बरसों तक भागता रहा था आज मेरी आंखों के सामने थी। मेरी माँ भी माया की इस नई जिंदगी के बारे में सुनकर बहुत खुश हुई। वह कहती थीं कि माया को उसके किए की सजा मिल गई, लेकिन मैं समझता था कि यह सजा नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। समय गुजरता गया और मेरी और सभा की मोहब्बत गहरी होती गई। रमेश और जारा ने मुझे अपना पिता मान लिया था और मेरा बेटा हरीश भी उनके बीच खुश रहता था। जी हाँ, मेरी और सभा की शादी के बाद भगवान ने हमें एक बेटा भी दिया था। मैं अक्सर सोचता था कि अगर मैंने लालच न किया होता तो सारिका मेरी पत्नी होती और हर्ष मेरा बेटा। मगर अब मैं इस सच्चाई को स्वीकार कर चुका था कि लालच एक श्राप है जो सिर्फ तबाही लाता है। मैंने जो भी फैसले किए उनके नतीजों का मैं खुद ही जिम्मेदार था। मेरे पास सारिका का प्यार और एक खुशहाल घर था, मगर मैंने उसे दहेज के कुछ लाख और माया की करोड़ों की संपत्ति की खातिर ठुकरा दिया। ये शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने जलाल अंकल से भी मुलाकात की और उनसे इन सब की माफी मांगी। वह एक बार फिर मुस्कुराए और बोले, कबीर, तुमने गलतियां की मगर उनसे सीख भी लिया, और यही असली इंसान की निशानी है। आज मेरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है, एक ऐसी किताब जिसमें गलतियां भी हैं, सबक भी, और एक नई शांत शुरुआत भी। कहानी का समापन इस सबक के साथ होता है कि जिंदगी में रिश्ते पैसों से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं, और जब आप इस सच्चाई को समझ लें तो जिंदगी खुद ब खुद सुंदर और शांत हो जाती है। मैं अपनी नई जिंदगी में खुश था। सभा और बच्चे मेरी दुनिया थे। मेरी माँ ने भी अपनी गलतियों का एहसास कर लिया था और अब वह सभा और उसके बच्चों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब मैं दफ्तर से घर लौट रहा था, मुझे एक रहस्यमयी पत्र मिला जिस पर कोई नाम नहीं था। पत्र कुछ इस तरह था, कबीर, मैं तुम्हारी जिंदगी का वह अध्याय हूं जिसे तुम भूल चुके हो। तुम्हारी नई जिंदगी में एक ऐसा राज छिपा है जो तुम्हें तबाह कर देगा। अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो आज रात ठीक 9 बजे सिटी पार्क के पास पुरानी फैक्ट्री के पीछे आ जाओ। अगर नहीं आए तो तुम्हारी नई दुनिया टूट जाएगी। मैं यह पत्र पढ़कर परेशान हो गया। मैंने सोचा कि यह माया की कोई नई साजिश होगी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। मैंने सभा को इस पत्र के बारे में कुछ नहीं बताया और रात को तय की गई जगह पर पहुंच गया। वहां कोई नहीं था, बस एक पुराना बंद कंटेनर रखा था। एक नया किरदार, फारूका। अचानक कंटेनर का दरवाजा खुला और एक अजनबी व्यक्ति बाहर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कबीर, तुम यहाँ आ गए? मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। तुम कौन हो और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने परेशानी से पूछा। वह मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम फारूक है और मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने माया के पैसे धोखा से लूटे थे। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, बस तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। फारूक ने मुझसे माया, जलाल, अमित और सारिका के बारे में कुछ सवाल पूछे। मैंने हैरानी से उसका सामना किया और फिर उसने मेरे सामने एक तस्वीर रख दी। यह तस्वीर माया और अमित की थी, जो किसी यात्रा के दौरान खींची गई थी। इस तस्वीर में दोनों बहुत करीब दिखाई दे रहे थे, मगर मैंने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ यह सोचा कि फरूक माया की जिंदगी में एक और तबाही लाना चाहता था। ये तस्वीर देखो कबीर, ये वही राज है जिसका मैंने जिक्र किया था। माया सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं थी, बल्कि वह अमित की भी साथी थी। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या बकवास कर रहे हो? मैं गुस्से में चिल्लाया। कबीर, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम्हारी और माया की शादी सिर्फ एक समझौता थी। माया और अमित के बीच एक बड़ा व्यावसायिक समझौता था, जिसमें वह एक संयुक्त कंपनी बनाकर जलाल साहब की कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। माया ने तुम्हें इस्तेमाल किया ताकि वह खुद को आजाद कर सके और अपने पिता की नजरों में एक अच्छी बेटी बन सके। अमित ने सारिका से शादी सिर्फ इसलिए की थी कि वह अपने पिता के करीब रह सके और उनके व्यावसायिक राज चुरा सके। फारूक की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। तुम्हें शायद यह नहीं पता कि माया ने तुम्हें क्यों छोड़ा, क्योंकि उसने वह सब कुछ हासिल कर लिया था जो वह चाहती थी। अब तुम्हारी बारी है। सच्चाई की तलाश। मैं फरूक की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने मुझे कुछ सबूत भी दिखाए। उसने माया और अमित के बीच होने वाली ईमेल्स और संदेश दिखाए, जिनमें वह मेरे बारे में बातें कर रहे थे। मैं इस धोखे की गहराई में खो गया था। अगले कुछ दिनों में
मैं बहुत ज्यादा अवसाद का शिकार हो गया। मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा था। सभा मेरी हालत देखकर बहुत परेशान थी। कबीर, तुम्हें क्या हुआ है? उसने नरमी से पूछा। मैंने उसे सब कुछ बताने का फैसला किया। जब मैंने उसे फारूक और उसके दावों के बारे में बताया तो वह भी हैरान रह गई। हमें अमित और सारिका से मिलकर इसकी पुष्टि करनी चाहिए, सभा ने कहा। हमने अमित और सारिका को अपने घर बुलाया। उन्होंने मेरी बात सुनकर मुझे यकीन दिलाया कि यह सब गलत है, लेकिन मुझे उन पर यकीन नहीं आ रहा था। इसी दौरान एक नया किरदार सामने आया जिसका नाम रिदा था। वह अमित की पुरानी प्रेमिका थी और उसने अमित से बदला लेने के लिए फारूक के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। रिदा ने मुझे फोन किया और एक और मुलाकात का समय दिया। उसने मुझे बताया कि वह मुझे कुछ ऐसे सबूत दिखाएगी जो अमित और माया को बेनकाब कर देंगे। अमित ने मुझसे झूठ बोला कि वह सारिका से शादी नहीं करेगा और मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ, रिदा ने बताया। मैंने रिदा की बात पर यकीन कर लिया और उसके साथ मिलकर अमित और माया के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिए। एक दिन जब हम अमित की कंपनी में घुसे तो मुझे वहां एक फाइल मिली जिसमें जलाल साहब की कंपनी को नुकसान पहुंचाने की योजना की जानकारी थी। मैंने वह फाइल हासिल की और जलाल साहब के पास पहुंच गया। अंकल, आपको एक बहुत बड़ी साजिश का सामना है, मैंने उनसे कहा। मैंने उन्हें वह सभी सबूत दिखाए। जलाल साहब मेरी बातें सुनकर सन्न रह गए। वह बहुत निराश हुए, लेकिन उन्होंने तुरंत अमित को बुलाया और उससे इस बारे में पूछा। अमित ने भी अपनी गलतियों का स्वीकार कर लिया। मैंने सब कुछ लालच में किया था, अमित ने रोते हुए कहा। माया को भी अपने की पर अफसोस हुआ। वह अपने भाई के साथ मिलकर व्यापार को तबाह करना चाहती थी। जलाल साहब ने अमित और माया को कंपनी से बाहर कर दिया। अब उनका बेटा हर्ष ही कंपनी चला रहा था। इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यह था कि अमित और माया ने मिलकर न सिर्फ कंपनी को नुकसान पहुंचाया, बल्कि मेरे और सारिका के रिश्तों को भी खराब किया। फारूक ने अपने मकसद के लिए रिदा का इस्तेमाल किया और रिदा ने अमित को बदनाम किया। मैंने एक बार फिर अपनी जिंदगी में धोखा देखा, लेकिन इस बार मैं टूटा नहीं। मैंने सभा की मदद से अपने परिवार को सुरक्षित रखा। मैंने अमित और माया को माफ कर दिया और उनके साथ दोबारा अच्छा रवैया अपनाया। आज मैं एक बार फिर शांत और खुश हूँ। मेरी जिंदगी में नए किरदार और नए मोड़ आते रहे, मगर मैंने सबको स्वीकार किया और उनसे सीखा। ये कहानी एक सबक सिखाती है कि लालच इंसान की प्रकृति में छिपा एक जहर है जो हर रिश्ते और हर रिश्तेदार को खराब कर देता है। लेकिन अगर इंसान अपनी गलतियों का स्वीकार कर ले और माफी मांग ले तो जिंदगी दोबारा से सुंदर हो जाती है।